Hello everyone. So today we will study about proprioceptive neuromuscular facilitation, which is also known as PNF. So firstly, ये PNF होता क्या है? So what is proprioceptive neuromuscular facilitation? तो proprioceptive का क्या मतलब है कि कोई भी सेंसरी रिसेप्टर जिसकी वजह से हमें मूवमेंट या बॉडी पार्ट की पोजीशन के बारे में पता चलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन. ठीक है. न्यूरोमस्कुलर मतलब कि नर्व्स और मसल्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और फैसिलिटेशन इसका मतलब होता है कि मेकिंग ईजियर, काम को आसान करना. ठीक है. तो पीएनएफ का मतलब क्या हुआ कि हम जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं. ठीक है. जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द नर्व्स एंड मसल्स, जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो. सो दैट इज़ पीएनएफ. अब फिलॉसफी ऑफ पीएनएफ क्या होती है? सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच, मतलब कि हमें वो टास्क सेट करने चाहिए जो कि अचीवेबल होते हैं. अगर मुझे पता है कि ये गोल ये पेशेंट अचीव कर लेगा तो मैं वही रियलिस्टिक गोल सेट करूँगी. ठीक है. और अगर वो पेशेंट वो गोल अचीव कर लेता है तो मुझे पेशेंट को रीइंफोर्समेंट भी देना है. ठीक है. हाईएस्ट फंक्शनल लेवल, तो इसमें फंक्शनल अप्रोच होती है, आईसीएफ मॉडल होता है. ठीक है. जिसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट होता है on body structure level and the activity level. Then is mobilize potential by intensive training. इसमें जो पेशेंट होगा उसका हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है, ना कि पैसिव पार्टिसिपेशन. मोटर लर्निंग पे हमें ध्यान देना है और सेल्फ ट्रेनिंग पे हमें ध्यान देना है. कंसिडर टोटल ह्यूमन बीइंग, हमें पर्सन को एज अ होल कंसिडर करना है. ठीक है. ये नहीं कि हम उसको सिर्फ अलग से ही कंसिडर कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग द एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं करना. उसको एज अ होल कंसिडर करना है. उसके पर्सनल, फिजिकल, इमोशनल फैक्टर्स हमें सारे लेके चलने हैं साथ में. देन यूज़ ऑफ मोटर कंट्रोल एंड मोटर लर्निंग, तो रेपिटेशन इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, वेरिएबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस, रिस्पेक्ट स्टेजेस ऑफ मोटर कंट्रोल, इन सब चीज़ों का हमें देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग पीएनएफ ऑन दी पेशेंट्स. अब न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं पीएनएफ के. सो दीज 6 आर द प्रिंसिपल जो कि पीएनएफ जिनका बेस है. ठीक है. सबसे पहला है आफ्टर डिस्चार्ज. तो इसमें क्या हुआ, द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द स्टिमुलस स्टॉप. मतलब कि जब तक मैं स्टिमुलस दे रही हूँ तब तक तो उसका इफेक्ट है ही. जैसे ही मैंने स्टिमुलस रोका, ठीक है, स्टिमुलस मैंने रोक दिया, पर उसका असर अभी भी है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी पेशेंट को सुई चुभोई, मैंने पिन प्रिक किया. ठीक है. तो जब मैं पेशेंट को पिन प्रिक कर रही हूँ उसको पेन हो रहा है. ठीक है. अब जैसे ही मैंने वो पिन हटाई, ठीक है, तो उसका पेन नहीं जाएगा, उसको पेन अभी भी रहेगा. सो दैट इज़ आफ्टर डिस्चार्ज. तो जितना ज़ोर से मैं उस पिन को उसको चुभाऊँगी उतना ज़्यादा उसे पिन हटाने के बाद दर्द होगा, और जितना धीरे मैं पिन चुभाऊँगी उतना पिन हटाने के बाद उसे कम दर्द होगा. सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज आफ्टर डिस्चार्ज. देन टेम्पोरल सबमिशन. टेम्पोरल सबमिशन क्या है कि अगर हम वीक स्टिमुलाई को, ठीक है, अकरिंग विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंबाइंड टू कॉज एक्साइटेशन, मतलब छोटे छोटे स्टिमुलाई अगर हम लगातार दे रहे हैं तो वो कंबाइन होके एक्साइटेशन करा देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई पत्थर तोड़ना है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर हथौड़ा मार रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही बार में टूट जाएगा. अगर बड़ा पत्थर हुआ तो मैंने 10 बार मारा, 10 बार में नहीं टूटा, बट 11th टाइम वो टूट गया. तो ये क्या हुआ, मेरा टेम्पोरल सबमिशन. देन इज़ दी स्पेशल सबमिशन. स्पेशल सबमिशन में क्या हुआ, अब वो जो पत्थर था पहले मैं उस पर एक ही जगह हथौड़ा मार रही थी. ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैंने 4 और लोगों को बुलाया और मैंने चारों तरफ से उस पत्थर को मारना शुरू किया. ठीक है. तो हो सकता है पत्थर 11 बार की जगह 3 बार में टूट जाए. ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज स्पेशल सबमिशन, कि मतलब मैंने छोटे छोटे स्टिमुलाई एक साथ अलग अलग जगह पे लगाए जिनकी फोर्स एक साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने एक्साइटेशन करा दिया. ठीक है. देन इज़ द इरेडिएशन. तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग एंड इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ रिस्पॉन्स. मैंने एक जगह स्टिमुलस लगाया और वो स्प्रेड हो गया.
ठीक है। अकर्स व्हेन द नंबर और स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुला इज इंक्रीज्ड, और ये क्या करा सकता है, या तो एक्साइटेशन कराएगा या इनिबिशन कराएगा। देन इज द सक्सेसिव इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने एगनिस्ट मसल का एक्साइटेशन कराया, ठीक है, मान लो बाइसेप्स इज एगनिस्ट एंड ट्राइसेप्स इज एंटागनिस्ट, ठीक है, तो मैंने बाइसेप्स का अगर एक्टिवेशन कराया तो उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी कंट्रैक्शन ऑफ द एंटागनिस्ट मसल, ठीक है, यानी कि अगर मैंने बाइसेप्स का एक्साइटेशन कराया तो उसके बाद जो मेरा ट्राइसेप्स का मसल है उसका स्टिमुलेशन या कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल इज नोन एज सक्सेसिव इंडक्शन। और कौन सी पीएनएफ की टेक्निक इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज़ रिवर्सल ऑफ एंटागनिस्ट। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेसिप्रोकल इनर्वेशन, जिसको हम रेसिप्रोकल इनिवेशन भी कहते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन इनर्वेशन एंड इनिवेशन, ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगनिस्ट इज अकम्पनीड बाय साइमल्टेनियस इनिबिशन ऑफ एंटागनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बाइसेप्स की मूवमेंट कराई, बाइसेप्स क्या कराता है, एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, तो मैं पेशेंट का एल्बो फ्लेक्शन करा रही हूँ, कर रहा है पेशेंट, ठीक है, तो जो मेरा ट्राइसेप्स है जो कि उसका अपोजिट मसल ग्रुप है जो कि एक्सटेंशन कराता है एल्बो का, वो इनहिबिट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो मेरा बाइसेप्स भी एक्टिव है और मेरा ट्राइसेप्स भी एक्टिव है, तो मेरा हाथ तो कहीं मुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाइसेप्स कराएगा फ्लेक्शन और ट्राइसेप्स कराएगा एक्सटेंशन। तो अगर मेरे को फ्लेक्शन चाहिए और दोनों अगर एक साथ स्टिमुलेट रहेंगे तो ट्राइसेप्स उसे पीछे खींचेगा, बाइसेप्स उसे आगे खींचेगा। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि जब मैं एक मसल ग्रुप को एक्टिवेट करा रही हूँ, एक मसल ग्रुप की कंट्रैक्शन कर रही हूँ, तो जो उसके अपोजिट वाला मसल ग्रुप होगा वो इनहिबिट रहेगा, वो काम नहीं करेगा। कौन सा प्रिंसिपल इसके ऊपर बेस्ड होता है, कौन सी हम टेक्निक यूज़ करते हैं इस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के, दैट इज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है। थैंक यू।